सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NISM सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। यहाँ पर मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ आंसर को डिस्कशन करूंगा, जिस तरह की क्वेश्चन आपको NISM सीरीज 8 के एग्जाम में मिल सकती है। ये वीडियो देखने से पहले आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मॉक टेस्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप पहले मॉक टेस्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट 2 देखिए, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। अगर आपने NISM सीरीज 8 की कोर्स रिलेटेड सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है, ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक करके आप NISM सीरीज 8 की कोर्स रिलेटेड जो वीडियो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट 1 देखिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट 2 देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, सबसे पहले आपको गेस करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके गेस कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रिलेटेड जो ऑप्शन है ये आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है, एक आदमी ऑप्शन बाय किया है, उसके लिए उसने प्रीमियम पे किए हैं। ये आपको पता है, जो ऑप्शन बाय करते हैं उसको ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ता है, और जितना ऑप्शन प्रीमियम होती है वही उसका मैक्सिमम नुकसान होती है। चाहे मार्केट जितने भी नीचे गिरे तो कभी भी उससे ऑप्शन प्रीमियम से ज़्यादा पैसा मांगा नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर फ्यूचर में काम करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको डे टू डे मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए आपको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। लेकिन आप जब ऑप्शन को बाई करते हैं उस समय आप जो ऑप्शन प्रीमियम पे करते हैं वही आपका मैक्सिमम नुकसान है, उससे ज़्यादा एक पैसा भी कोई नहीं मांगेगा। तो एक ऑप्शन बायर के लिए मैक्सिमम नुकसान है उसका ऑप्शन प्रीमियम, उससे ज़्यादा नहीं होती। चाहे वो अमेरिकन ऑप्शन में काम करे या फिर यूरोपियन ऑप्शन में काम करे, चाहे वो ऑप्शन कॉल को बाई करे या फिर चाहे वो ऑप्शन पुट को बाई करे, हर तरह का ऑप्शन में जो ऑप्शन प्रीमियम पे की जाती है वही बायर का मैक्सिमम नुकसान है। तो आप समझ गए होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑप्शन। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 4 पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 16 मिनट 41 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर ऑप्शन है ये भी आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आंसर क्या हो सकती है। देखिए, जब एक कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहता है तो उसके लिए उसको KYC प्रोसेस करना पड़ता है। अब कस्टमर का KYC कंप्लीट होने के बाद जैसे ही कस्टमर का ऑनबोर्डिंग होती है यानी ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाती है, तो उसको एक यूनिक क्लाइंट कोड असाइन की जाती है, और वो यूनिक क्लाइंट कोड यानी UCC उसका पैन कार्ड के साथ लिंक रहती है। तो इन फ्यूचर कस्टमर जब काम करते हैं तो यही इसका आइडेंटिफिकेशन होती है। एक कस्टमर को कैसे पहचाने जाते हैं? यूनिक क्लाइंट कोड के द्वारा पहचाने जाते हैं, क्योंकि ये यूनिक होती है, सेम कोड किसी को नहीं मिलती है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 10, जहां पर मैं सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस के बारे में डिस्कशन किया, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 13 मिनट्स 26 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर ऑप्शन है वो भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसी ने सेम अंडरलाइंग एसेट की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किए हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल किए हैं, लेकिन दोनों का एक्सपायरी अलग अलग है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? देखिए, एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सेम अंडरलाइंग एसेट जैसे कि TCS का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है यानी बाय किया है, और TCS का दूसरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, लेकिन दोनों का एक्सपायरी अलग अलग है। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है 1 महीने का और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है 2 महीने का। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी बनाया जाता है उसका नाम है स्प्रेड स्ट्रेटेजी।
तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको स्प्रेड स्ट्रेटजी के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, आप चाहे तो चैप्टर 5 स्ट्रेटेजिक यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 7 मिनट्स 58 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर ऑप्शन है वो भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है, तो चलिए मैं आंसर डिस्कस करता हूं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मिस्टर साबू एक ट्रेडर है, वो किसी भी कंपनी का स्टॉक का बाय पोजीशन ले रखी है। इसका मतलब उन्होंने लॉन्ग पोजीशन लिया है। अब उनको कवर करना है, यानी अपना जो लॉन्ग पोजीशन है, जो भी पोजीशन ले रखी है उसको खाली करना है। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए उनको सेल करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है किस चीज को सेल करें। तो सिंपल सा आंसर है, जो चीज खरीदे हैं, जितनी क्वांटिटी खरीदे हैं वही चीज उतनी क्वांटिटी सेल करना है। अगर टीसीएस का 100 शेयर्स मैंने खरीद कर मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया है, तो टीसीएस का 100 शेयर्स बेचकर यानी सेल पोजीशन लेकर मुझे अपना पोजीशन खाली करना होगा। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द सेम स्टॉक एंड सेम क्वांटिटी। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आप रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 11 मिनट 6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर ऑप्शन है वो भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टिक साइज क्या है। देखिए, हम लोग जब शेयर प्राइस को ट्रैक करते हैं, शेयर प्राइस कभी ऊपर तरफ भागती है, कभी नीचे तरफ गिरती है, लेकिन उसका एक तो मिनिमम रेंज होगा। अगर बढ़ेगी तो इतना बढ़ेगी, घटेगी तो इतना घटेगी। तो इस तरह की जो मिनिमम परमिटेड मूवमेंट होती है शेयर प्राइस, उसी को टिक साइज कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी एक शेयर प्राइस की कोटेशन है 100 रुपीज। अगर शेयर प्राइस बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? आमतौर पे शेयर प्राइस 5 पैसा करके बढ़ती है और 5 पैसा करके घटती है। तो सिंपल सी बात है, स्टॉक की जो टिक साइज है वो 5 पैसे की होती है। तो आप समझ गए होंगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टिक साइज के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 3 पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 30 मिनट 48 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर ऑप्शन है वो भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर बायर पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, इसलिए उसको सेल करने का राइट मिला है। अब सेल किसको करते हैं? ऑप्शन राइटर को सेल करते हैं। लेकिन सवाल है, ऑप्शन राइटर को कितनी क्वांटिटी सेल की जा सकती है एक अंडरलाइंग एसेट की? तो आंसर बहुत ही सिंपल है। आपको पता है, चाहे आप फ्यूचर में काम करें या फिर ऑप्शन में काम करें, कोई भी स्टॉक्स अगर बाय करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है, जिसको हम लोग लॉट कहते हैं। अब लॉट साइज कितनी होगी वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ये एब्सोल्युटली एक्सचेंज डिसाइड करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको शेयर खरीदनी है या फिर बेचनी है, चाहे आप कॉल ऑप्शन बाय करें या फिर पुट ऑप्शन बाय करें या फिर सेल करें, कुछ भी करें, तो लॉट साइज के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर लॉट साइज में 100 शेयर्स है तो एक लॉट खरीदने का मतलब है 100 शेयर्स खरीदे। कभी भी आप 50 शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं या फिर 150 शेयर्स खरीद नहीं सकते। अगर आपको 100 शेयर से ज्यादा शेयर्स खरीदना है तो 2 लॉट खरीदना पड़ेगा, जहां पर आपको 200 शेयर्स मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 3 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 23 मिनट्स 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने है और क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर ऑप्शन वो भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूती नाम का कोई एक बायर है
जो किसी एक कंपनी का शेयर्स एक सर्टेन क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेसिफाइड प्राइस चूज करना चाहते हैं या फिर उससे बेटर प्राइस चूज करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो ऑर्डर है इसका नाम क्या है? तो इस तरह की ऑर्डर डालने के लिए श्रुति को कौन सी ऑर्डर ऑप्शन चूज करना है? देखिए, आपको पता है कि प्राइस ऑर्डर ऑप्शन में दो तरह का ऑप्शन होती है, एक है लिमिट ऑर्डर और एक मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है मार्केट में जो रेट चल रही है उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा ऑटोमेटिक, और लिमिट ऑर्डर का मतलब है जो प्राइस वो स्पेसिफाइड करना चाहता है या फिर उससे बेटर प्राइस में अगर खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसको लिमिट ऑर्डर चूज करना होगा। तो यहां पर श्रुति स्पेसिफाइड प्राइस और बेटर प्राइस उसमें वो खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको लिमिट ऑर्डर चूज करना होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप चाहे तो मेरा चैप्टर 6 यानी ट्रेडिंग मैकेनिज्म वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 11 मिनट 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर ऑप्शन वो भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर ली है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, यहां पर एक स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू या फिर ये फॉल्स है। डेरिवेटिव सेगमेंट में जब कोई ऑर्डर प्लेस की जाती है उसके लिए इनिशियल मार्जिन लिया जाता है जो फिक्स्ड अमाउंट की होती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जितने दिन रहेगी तब तक एक्सचेंज कभी इनिशियल मार्जिन अमाउंट को चेंज नहीं कर सकती। आपको पता है, जब मैंने इनिशियल मार्जिन के बारे में डिस्कशन किया मैंने ये कहा था ये पूरा राइट एक्सचेंज के पास होती है, एक्सचेंज कितना पैसा इनिशियल मार्जिन के रूप में लेगी। तो मार्केट के वोलेटिलिटी के ऊपर बेस करके मार्केट के अलग अलग सिचुएशन के आधार पे एक्सचेंज कभी भी इनिशियल मार्जिन अमाउंट चेंज कर सकती है, ये कभी फिक्स नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल गलत है। तो उसके लिए आपका आंसर ऑप्शन होगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। इनिशियल मार्जिन के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए आप चाहे तो चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 4 मिनट 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन की प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ प्रेडिक्ट करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूं। इस स्टेटमेंट में इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बोला गया है। देखिए, ऑप्शन में जब ट्रेड करते हैं ऑप्शन का जो आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम है उसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है, लेकिन ऑप्शन की इन द मनी में यानी आईटीएम में आपको याद रखना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी 0 से ज्यादा होती है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में अधिक जानकारी चाहिए आप चाहे तो मेरा चैप्टर 4 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन की। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 22 मिनट्स 28 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सामने है और क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर ऑप्शन है वो भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर इंडेक्स फ्यूचर में किसी भी तरह की अगर ओपन पोजीशन होती है तो उसको सेटल की जाती है, लेकिन कब सेटल की जाती है और कैसे सेटल की जाती है ये यहाँ पर सवाल है। तो आप जानते होंगे इंडेक्स फ्यूचर का ओपन पोजीशन जब भी सेटल होती है वो कैश में सेटल होती है और वो मैच्योरिटी में सेटल होती है, यानी जिस दिन एक्सपायरी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट उस दिन हम मैच्योरिटी कहते हैं। तो उस मैच्योरिटी डेट में कैश में उसको सेटल की जाती है, यानी ओपन पोजीशन क्लोज होने के बाद पोजीशन होल्डर को कैश मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे आंसर ऑप्शन रहेगी ऑप्शन बी, कैश सेटलमेंट ऑन मैच्योरिटी। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए आप चाहे तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 3 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 32 मिनट्स 22 सेकेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रिलेटेड जो प्रोबेबल आंसर ऑप्शन है वो भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर होती है और एक सेलर होती है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होती है, बीच में कोई गारंटर नहीं होती है। फ्यूचर मार्केट में बायर और सेलर के बीच में गारंटर के रूप में एक्सचेंज रहती है, इसीलिए फ्यूचर मार्केट में बायर सेलर अपना मन मर्जी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड मार्केट के बारे में कहा जा रहा है, तो फॉरवर्ड मार्केट में बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों चाहे तो फॉरवर्ड मार्केट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके लिए दोनों को एग्री करना पड़ेगा। जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो वैसे केसेस में दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 3 पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 2 मिनट्स 42 सेकेंड्स। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रेडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है। नॉर्मली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक ट्रेडर सेल तभी करेंगे अगर उसको लगता है कि मार्केट गिरने वाली है, लेकिन यहाँ पर विपरीत हो गया, शेयर की प्राइस ऊपर चली गई, यानी मार्केट ऊपर चली गई। अब क्या होने वाला है? ट्रेडर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा? सिंपल सी बात है, आप अगर 20 रुपया में कोई भी चीज को सेल करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि कम रुपया में उसको खरीदें। अगर 15 रुपये में खरीदते और 20 रुपये में बेचते तो 5 रुपया प्रॉफिट होती। लेकिन आपने 20 रुपये में बेचे हैं और शेयर की प्राइस उसके ऊपर चली गई, मान ले 25 रुपया हो गए, तो सिंपल सी बात है आपका लॉस होने वाला है। तो जब सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज्यादा होती है तो आपको प्रॉफिट मिलती है, और जब सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से कम होती है तो आपको नुकसान मिलती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेक ए लॉस। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 17 मिनट्स 57 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मार्केट की वोलेटिलिटी रहती है तो मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन वैल्यू की अगर 1 यूनिट चेंज होती है तो ऑप्शन प्रीमियम जो चेंज होती है क्या कहा जाता है? तो इस तरह का मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से जो चेंजेस होती है हम लोग जानते हैं, उसको वेगा कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वेगा। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 4 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 26 मिनट 33 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और क्वेश्चन रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तब भी कौन से रिस्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस तरह का रिस्क का नाम क्या है? तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस तरह का रिस्क का नाम है सिस्टमेटिक रिस्क, यानी आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सिस्टमेटिक रिस्क। तो जिस तरह का रिस्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, चाहे आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करें, उसको हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, और जिस तरह का रिस्क को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम लोग अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 26 मिनट 50 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है और उसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए हम लोग जानते हैं कि इनिशियल मार्जिन अगर डेरिवेटिव में कोई काम करते हैं वो लिया जाता है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहती है। किसी भी अंडरलाइंग एसेट को अगर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, दोनों केसेस में इनिशियल मार्जिन लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है? क्योंकि मार्केट का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकते, मार्केट वोलेटाइल रहती है,
इसीलिए हर एक पार्टी को, चाहे बायर हो या फिर सेलर हो, दोनों को सेफ रखने के लिए इनिशियल मार्जिन ली जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट वोलेटाइल बहुत ज्यादा है तो वैसे केसेस में एक्सचेंज ज्यादा इनिशियल मार्जिन चार्ज करेगी ताकि बायर और सेलर दोनों सेफ रहे। और अगर मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ही कम है तो ऐसे केसेस में एक्सचेंज इनिशियल मार्जिन कम चार्ज करती, क्योंकि उसी में बायर और सेलर दोनों सेफ रह जाती है। तो सिंपल सी बात है, वोलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो इनिशियल मार्जिन भी ज्यादा होगी, वोलेटिलिटी अगर कम है तो वैसे केसेस में इनिशियल मार्जिन भी कम होगी। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हायर वोलेटिलिटी हायर इनिशियल मार्जिन। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 4 मिनट 11 सेकंड्स। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट इस तरह है, अनहेज पोर्टफोलियो की तुलना में हेज पोर्टफोलियो में ज्यादा रिटर्न मिलती है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो मैं आपको क्लियरली बता दूं। देखिए, हेजर जो होता है मार्केट का एक पार्टिसिपेंट्स होता है, उनके पास पहले से ही कोई ना कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रहती है, लेकिन मार्केट वोलेटाइल रहती है, कभी ऊपर भागती है कभी नीचे तरफ गिरती है, उसको पता नहीं है मार्केट की मूवमेंट किस तरह होगी। इसीलिए उसका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वहां पर कहीं ना कहीं रिस्क रहती है। उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए वो अपना पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। यानी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, एक हेजर अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिस्क जो है उसको रिड्यूस करने के लिए पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हेजर कभी रिटर्न के लिए हेज नहीं करते, वो अपना जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका रिलेटेड जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए हेज करते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल गलत है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 1 यानी बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 15 मिनट्स 6 सेकंड्स। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने वीडियो पॉज करके आंसर को गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मिस्टर गणेश एक ट्रेडर है, उनको लगता है कि मार्केट गिरने वाली है, इसीलिए उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर को 10 लॉट 3,500 रुपए के रेट में सेल करके रखे हैं। अब सच में उसका प्रेडिक्शन जो है वो सही हो गया, यानी उनका प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ। इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस जो है वो नीचे गिरी। मार्केट जैसी गिरी, मिस्टर गणेश उसी सेम इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट को 3,410 रुपया में खरीद लिया। यानी जितने लॉट्स बेचे थे उतने सारे लॉट्स 3,410 रुपया में खरीद लिया। अब आपको समझ में आ गया, बाइंग प्राइस 3,410 है और सेलिंग प्राइस 3,500 है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, बाइंग प्राइस कम है, तो सिंपल सी बात है उनको प्रॉफिट मिलेगी। लेकिन सवाल है प्रॉफिट कितनी मिलेगी। यहाँ पर और एक क्लू आपको दिया है, इंडेक्स फ्यूचर का जो एक लॉट है उसमें 50 की लॉट होती है। तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, 3,500 रुपया में सेल किया है और 3,410 रुपया में उसको खरीदा है। तो 3,500 से 3,410 माइनस कर दीजिए, यानी इंडेक्स फ्यूचर्स की एक यूनिट में 90 रुपीज की प्रॉफिट हुई। लेकिन इंडेक्स की लॉट कितने की है? 50 की लॉट है। तो 90 रुपीज के साथ 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक लॉट में मिस्टर गणेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। यानी 90 रुपीज इंटू 50 मतलब 4,500 रुपए की प्रॉफिट एक लॉट से होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि मिस्टर गणेश जी ने 10 लॉट पहले बेचा और 10 लॉट बाद में खरीदा, यानी 10 लॉट का हिसाब आपको करना है। अगर एक लॉट में 4,500 रुपए की प्रॉफिट है तो 10 लॉट में कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4,500 इंटू 10 45,000। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी 45,000। इसका कैलकुलेशन मैं नीचे दिखा रहा हूं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। 3,500 माइनस 3,410 इंटू 10 इंटू 50 यानी 10 लाख और एक लॉट में 50 करके यूनिट से टोटल 45,000 की प्रॉफिट है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं।
आशा करता हूँ आपने आंसर को गेस कर लिया है। देखिए, केवाईसी कस्टमर जब कंप्लीट करते हैं उसके बाद कस्टमर का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होती है और कस्टमर को एक यूनिक क्लाइंट कोड यानी यूसीसी दी जाती है। और यूसीसी जो है ये ब्रोकर एलोकेट करती है और ये यूसीसी कस्टमर का जो पैन कार्ड नंबर है उसके साथ कनेक्ट रहता है, यानी लिंक रहती है। तो सिंपल सी बात ही है, आपके लिए आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पैन कार्ड नंबर। इसके बारे में कई बार मैंने बोल चुका हूँ, समझा चुका हूँ, आशा करता हूँ आपको याद है। फिर भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 10 सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 13 मिनट्स 28 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन को समझना होगा। अगर आप एक ऑप्शन पुट सेलर तो आप अंडरलाइंग एसेट को क्या एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप टीसीएस का ऑप्शन पुट को आप सेल करना चाहते हैं, तो आपका प्रेडिक्शन क्या है, कब आपको प्रॉफिट मिलेगा। पहली बात तो ऑप्शन का पुट को सेल कर रहे हैं तो आप सेलर हो, और पुट का मतलब है मार्केट नीचे गिरने वाली है, यानी अगर मार्केट नीचे गिरती है तो बायर का प्रेडिक्शन करेक्ट होती है और बायर को प्रॉफिट मिलती है। लेकिन एज ए सेलर आप चाहते हैं कि मार्केट ना गिरे। मार्केट अगर सेम रहती है जहां पर आपने सेल किया है, मतलब प्राइस अगर चेंज नहीं होती है, तब भी आपको प्रॉफिट मिलती है। और बायर का प्रेडिक्शन अगर गलत हो जाता है, यानी मार्केट नीचे ना गिरकर मार्केट ऊपर चली जाती है, तब भी आपको प्रॉफिट मिलती है। यानी एज ए सेलर आपका प्रेडिक्शन यही रहता है, जब आप ऑप्शन पुट को सेल करते हैं, आइदर प्राइस एकदम सेम रहे, प्राइस का चेंज ना हो, या फिर मार्केट ऊपर चले जाए, यानी बायर का जो प्रेडिक्शन हो गलत हो, तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉफिट मिल सकती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन ए जहां पर बोला जा रहा है कि प्राइस का नो चेंज, मतलब ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन बी जहां पर बोला जा रहा है कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी दोनों को दोनों करेक्ट है, इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोथ ऑफ द अबव। आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आंसर ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक इन्वेस्टर है, लोअर स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन को बाय किया है और सेम अंडरलाइंग एसेट का सेम एक्सपायरी का हायर स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन को सेल करके रखा है। तो ये स्ट्रेटेजी उसने यूज किया है। ये स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? इस तरह का स्ट्रेटेजी को हम लोग बुलिश कॉल स्प्रेड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जब बाय किए हैं तब भी कॉल ऑप्शन लिए है और जब भी सेल किए हैं तब भी कॉल ऑप्शन लिए है, यानी दोनों में ही कॉल ऑप्शन यूज किया है। कॉल ऑप्शन तभी चूज की जाती है जब मार्केट बुलिश होती है। तो यहाँ पर आप समझ गए, बुलिश कॉल स्प्रेड ये उसका स्ट्रेटेजी है। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप ऑप्शन बी को देख सकते हैं, बुलिश स्प्रेड। यहाँ पे कॉल लिखा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बुलिश स्प्रेड। यानी बुलिश स्प्रेड और बुलिश कॉल स्प्रेड दोनों को दोनों सेम है। बुलिश कॉल स्प्रेड के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 5, जहां पर मैं स्ट्रेटेजीज यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 9 मिनट्स 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अगर ओपन पोजीशन है तो उसको हम लोग किस तरह क्लोज कर सकते हैं। तो पहली बात तो देखिए, ओपन पोजीशन को क्लोज करने के लिए स्क्वायर अप करना होगा। और इंडिया में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं। जिस दिन एक्सपायरी होती है यानी मैच्योरिटी होती है, उस दिन भी हम लोग उसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर उससे पहले भी क्लोज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 10 मिनट्स 10 सेकेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ बताना है यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? क्लियरिंग मेंबर अगर डिफॉल्ट हो जाती है कोई भी कारण की वजह से, क्या एक्सचेंज का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, क्या उसके पास पावर है क्लियरिंग मेंबर को डिसेबल करने का? बिल्कुल है। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझाया है, उसके लिए मेरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो एक्सचेंज का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके पास फुल राइट होती है, कोई भी क्लियरिंग मेंबर अगर डिफॉल्ट हो जाती है उसको टोटली डिसेबल कर सकते या फिर पेनलाइज किया जा सकता है। तो आप आंसर समझ गए होंगे। आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ट्रू है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 7 यानी इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 28 मिनट्स 51 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन आपके सामने है और इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूँ। देखिए, फ्यूचर मार्केट में बेसिस क्या होती है, यानी बेसिस का कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मैंने आपको फ्यूचर मार्केट का जब डिस्कशन किया तब मैंने क्लियरली बोला कि बेसिस होती है मार्केट का जो स्पॉट प्राइस है और कॉन्ट्रैक्ट का जो फ्यूचर प्राइस है, दोनों का डिफरेंस। यानी सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक का जो स्पॉट प्राइस है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर प्राइस को अगर माइनस कर दे, जो कैलकुलेशन होकर आती है उसी डिफरेंस को हम लोग बेसिस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स। अगर बेसिस के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 0 मिनट 28 सेकेंड्स। आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन आपके सामने है और प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूँ। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होती है, उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या इस तरह की टर्म्स कंडीशन है जहां पर दो पार्टीज यानी बायर और सेलर दोनों बैठकर म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हैं और डिसीजन लेती है कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है। क्या ये सही है या फिर गलत है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहां पर दो पार्टी मिलकर बैठकर म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करेगा। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर को जिस रेट में बाई करना है वो अपने हिसाब से रेट डालती है और सेलर को जिस रेट में सेल करना है वो भी अपने हिसाब से रेट डालती है। अब ये दोनों प्राइस को एक्सचेंज मैच कराती है। अगर मैच हो जाती है तो बायर सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर मैच नहीं हो पाती है तो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बायर और सेलर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होती है। बाय और सेल का जो भी काम होती है, मैचिंग अनमैचिंग जो भी काम है, वो सारे के सारे काम एक्सचेंज करती है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 3 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड और फ्यूचर के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 18 मिनट्स 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आस्क प्राइस क्या होती है। मैंने आपको क्लियरली बोला है, जब मैं फ्यूचर्स के बारे में डिस्कशन किया, आस्क प्राइस वही होती है, ये ऐसी प्राइस है जिस प्राइस में एक सेलर सेल करना चाहता है। एज पर एग्जांपल, मान लीजिए आप टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहते हैं और उसके लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीसीएस का 3000 का प्राइस होना चाहिए, तभी आप सेल करेंगे। तो ये 3000 का जो प्राइस आप सेल करने वाले हैं, इसी को हम लोग आस्क प्राइस बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आस्क प्राइस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 3 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 32 मिनट्स 10 सेकेंड्स। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा
तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।